आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान आप टॉपर के वीडियोस देखते हैं, उनके वीडियोस को देख के उनकी बुक लिस्ट के नोट्स बनाते हैं, उनके टाइम टेबल को कॉपी करते हैं, उनका ऑप्शनल भी कई बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये सब करने के बाद हम अपनी पढ़ाई बहुत फैनफेयर से शुरू करते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद हम एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि ना तो हम उन बुक लिस्ट जो हमने कॉपी करके बुक्स मंगाई उनका कुछ कर पाए, ना ही उस टाइम टेबल के बदौलत हम आगे चल पाए, और जितने भी पीडीएफ्स और नोट्स हमने टेलीग्राम और इधर उधर से डाउनलोड करे थे किसी काम के हमारे नहीं आए। 2 महीने के बाद आप अटक क्यों जाते हो? प्रॉब्लम ये है कि आप एक विक्टिम हो सर्वाइवरशिप बायस के। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने सिर्फ टॉपर के नोट्स को कॉपी कर लिया, लेकिन टॉपर के जो एरर्स थे, फेलियर्स थे और जो चैलेंजेस थे, आप उनको तो ना कभी समझ पाए ना देख पाए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी उस दौरान ब्रिटेन में क्या होता था कि जब उसके एयरक्राफ्ट्स बम्बार्ड होकर, जख्म खाकर, डैमेज होकर वापस एयरपोर्ट्स पे आते थे तो उस समय जनरली जितने भी वहाँ पर मिलिट्री के ऑफिसर्स बैठे होते थे वो ये कहते थे कि भाई अगर मान लो एक एरोप्लेन के टेल में प्रॉब्लम आई या वहाँ पर उसको कोई चोट लगी तो उस टेल को रिपेयर कर दो, अगर विंग में प्रॉब्लम आई तो वहाँ पर उसको रिपेयर कर दो, अगर मान लो कि कोई प्रकार का डैमेज हुआ है एयरक्राफ्ट में उस डैमेज को रिपेयर कर दो। ये चीज़ें चलती जा रही थी, लेकिन डैमेज उसके बाद भी बार बार हो रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बंदा था, उसका नाम था इब्राहिम वॉल्ड। ये एक स्टैटिस्टिशियन था। उस बंदे ने ब्रिटेन की मिलिट्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी। उसने एक बात बोली ब्रिटेन की मिलिट्री को कि आप उन एरियाज़ पे जहाँ पर डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करने के बजाय जो बाकी एयरक्राफ्ट बचा है उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि आप एक चीज़ को ये समझो कि जो एरियाज़ हिट हो चुके हैं उन पे दोबारा हिट नहीं होगा, लेकिन जो एरियाज़ हिट नहीं हुए हैं एनिमी आने वाले समय में उन एरियाज़ को बेसिकली टारगेट करेगा। इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस को समझना और अप्लाई करना। आज आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। सर्वाइवरशिप बायस में आपको ये लगता है कि जो आपने किसी की स्ट्रैटेजी सुन ली वो स्ट्रैटेजी आज आपके लिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, पर ऐसा नहीं होता। ये इसलिए दिक्कत देता है आपको क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम के लिए कामयाब नहीं होती है। आपको यहाँ पर ये समझना है। अगर वो टॉपर बोलता है कि भाई मैं 8 घंटे दिन में पढ़ता था, तो वो 8 घंटे इसलिए पढ़ पाता था क्योंकि उसके पास कोई और चैलेंजेस, घर को चलाना, घर में पैसों का इशू, ये सब नहीं था। हर व्यक्ति का सिचुएशन, हर व्यक्ति की केस अलग होता है। क्या आपको ये बात पता है कि वो टॉपर के पास उसके आंसर्स को इवैल्यूएट करने के लिए कोई पर्सनल लेवल पर एक फीडबैक देने वाला व्यक्ति था, जो आपके केस में नहीं है? आपने सिर्फ ये देख लिया कि टॉपर ने बोला है कि हम आंसर रोज़ लिखते थे। आंसर रोज़ लिखना एक अलग चीज़ है, पर आंसर पे फीडबैक मिलना एक अलग चीज़ है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। और यहाँ पर जो पीयर टू पीयर फीडबैक होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को ही फीडबैक दे रहा है, वो तो कोई लॉजिकल चीज़ ही नहीं है। आपको यहाँ पर जो इस पूरे प्रिपरेशन में समझना है वो सिंपल पॉइंट है ये कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी सूटेबल है। आपको ये समझना है आज की डेट में कि आपको एक टाइम टेबल नहीं चाहिए, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ फोकस चाहिए। आपको आज की डेट में एक पीडीएफ और बुक लिस्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक शेड्यूल जो आपके लिए कस्टमाइज्ड बना हो, जो आपके लिए प्रोटोटाइप्ड हो, जिसके तहत आप अपनी प्रिपरेशन को ड्राइव कर पाएँ। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी मदद करने के लिए 20 जुलाई को मैं आप लोगों के लिए एक सेशन ले रहा हूँ। उस सेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के है। अगर आपको भी लगता है कि आप भी सर्वाइवरशिप बायस से अफेक्टेड हैं और जो इस पॉइंट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप भी 2 महीने सब कुछ फैनफेयर से करने के बाद अटक गए, तो आप उस सेशन को ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।